हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइस, आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, टीचिंग हो या फिर आपका रेलवे हो, जीएस, आपके सभी एग्जाम्स में आता है और इस टॉपिक से आपके काफ़ी क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिससे अगर उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है समीक्षा सिंह। तो सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश में है और मैं कोशिश करूँगी इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, जिससे बोथ लैंग्वेज के एस्पायरेंट्स इसको इजीली समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बेसिकली इसमें एक हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और या फिर हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लेटलेट्स एंड साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट होता है आरबीसीज़ के लिए। अगर बात की जाए आरबीसीज़ की, तो ये आपसे पूछ लेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आरबीसीज़ के रेड होने के लिए। ठीक है, यानी ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम हीमोग्लोबिन वर्ड को बाइफरकेट करते हैं, इसको तोड़ करके देखते हैं, तो हीम जो वर्ड है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस है हमारे वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे एंड लिस्टर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विलियम हार्वे। ओके, तो अगर हम बात करें इसमें वाटसन एंड क्रिक की, तो वाटसन एंड क्रिक जो है वो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था, यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो था, वो किसने दिया था। कैसे भी पूछ सकता है कि डीएनए स्ट्रक्चर किसने दिया या फिर डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, तो उसका आंसर हो जाता है वाटसन एंड क्रिक को। और एडवर्ड जेनर हैं किसके लिए, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन डिस्कवर करने के लिए जाने जाते हैं। और अगर लिस्टर की बात करी जाए, तो लिस्टर हैं एंटीसेप्टिक को डेवलप करने के लिए, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए जो एंटीसेप्टिक बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, लिस्टर साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड अभी हम पढ़ चुके हैं कि हीम एक प्रोटीन होता है और ये कहाँ होता है, ये आरबीसीज में होता है और किसको बाइंड करके रखता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ब्लड रिमेन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो बेसिकली ये जो है ये फिक्स नहीं है कि एडल्ट में किसी एडल्ट में कितने लीटर होता है और चाइल्ड में अलग अलग स्केल होता है। ठीक है, तो अगर इसके एवरेज की बात करी जाए, तो एवरेज इसका जो 6 लीटर्स है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, तो बेसिकली अगर इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो ये होती है 4.5 लीटर टू 5.7 लीटर्स। ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट की अगर हम बात करते हैं, यानी इतने लीटर के बीच में उसमें एक हेल्दी एडल्ट में ब्लड होता है। ठीक है, उसकी बॉडी में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन, बेसिकली आरबीसीज कहाँ बनती हैं, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर लिवर इनसे रिलेटेड अभी हम देखेंगे लिवर का क्या फंक्शन होता है, किडनी का क्या होता है। तो जो आरबीसीज होती हैं वो बनती हैं बोन मैरो में। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से कि भाई बेसिकली बोन मैरो होता क्या है। तो उससे पहले देखते हैं लिवर का फंक्शन क्या होता है। लिवर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बाइल के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, बाइल को बनाता है लिवर अपने मतलब बेसिकली गॉल ब्लैडर से बाइल जो सिक्रीट होता है। ठीक है, अगर किडनीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन और बॉडी से वेस्ट को बाहर करना। ओके, और ब्लड पीएच को कंट्रोल करना एंड देन काफ़ी सारे इसके फंक्शंस होते हैं। ओके, और ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लड को कैरी करना, ब्लड को पूरी होल बॉडी में पास आउट करना ब्लड वेसल्स का रोल होता है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली बोन मैरो होता क्या है। अगर बात की जाए बोन मैरो की, तो अगर हम सिंपली किसी भी बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बोन की स्ट्रक्चर में एक बेसिकली बोन में 3 to 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे जो सेंट्रल जो मिडिल पार्ट होता है वही होता है बोन मैरो। ओके, सबसे जो सेंटर पार्ट होता है वो होता है बोन मैरो, जिसमें बनती हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स।
ओके। तो यानी हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियाँ होती हैं, उसमें ब्लड के तीनों कंपोनेंट बनते हैं। अगर ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। इन चारों कंपोनेंट्स को मिलकर के बनता है ब्लड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है जो कि हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेकर के जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टरी। ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली ये ऑप्शन इसमें करेक्ट क्यों है। ओके, तो अगर बात की जाए, अगर हम सिंपली एक डायग्राम की हेल्प से समझें तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को कैरी करती है कहाँ से, राइट साइड से, यानी हार्ट का जो राइट पार्ट होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कहाँ से, लंग्स वाले पार्ट से। यानी हम सिंपली हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, तो वहाँ से ये किसको, ऑक्सीजन को लेके आएगी, हार्ट में लेके आएगी। यानी वो जो ऑक्सीजन कैरी किया है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा आरबीसीज की हेल्प से, और वो ट्रांसपोर्ट होगा सिंपली हार्ट के राइट पार्ट में, एंड देन फिर वो पास आउट हो जाएगा अदर बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, ओके, तो अदर बॉडी पार्ट्स में वो पास आउट हो जाएगा, एंड फिर जहाँ पर पास आउट होगा वहाँ पर वो एक्सचेंज होता है कैपिलरीज की हेल्प से। बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं परफ्यूजन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और पल्मोनरी वेन की अगर बात की जाए तो पल्मोनरी वेन रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए। सिंपली लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, जिससे हम सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। ओके, हमारा लंग्स जो है पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेते हैं, हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर हम उसे एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तो हमने अभी पढ़ा कि एक होती है आर्टरी होती है पहली, दूसरी होती है वेन, थर्ड होती है कैपिलरीज। अगर 3 मेन ब्लड वेसल्स की बात करी जाए तो जो सबसे कम डायमीटर की जो ब्लड वेसल्स होती है वो होती है कैपिलरी। तो बेसिकली अगर कैपिलरी की बात करी जाए तो कैपिलरी ब्लड वेसल का जो डायमीटर होता है वो होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। ओके, तो अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, बेसिकली कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, सिंपली पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, लंग से लाई, ठीक है, और हार्ट की तरफ आया, हार्ट के राइट साइड में आया, फिर हार्ट के राइट साइड ने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही उसे ब्लड को, मतलब बेसिकली आर्टरी के थ्रू ही उसे बॉडी के अदर पार्ट्स में पास आउट कर दिया, पंप कर दिया। तो बेसिकली जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जो कि इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है। ठीक है, तो ये जब एक्सचेंज होते हैं, ये जो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे ये 2 टाइप्स के ब्लड जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, उसी जोन पे ये प्रेजेंट होती है कैपिलरी ट्यूब्स कह सकते हैं हम इसको, या फिर कैपिलरी ब्लड वेसल्स इसके लिए ज़्यादा करेक्ट वर्ड होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा एक परफ्यूज़न नाम से एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ही एक्सचेंज होती है, एंड दैट्स वाई इस कैपिलरी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है इतना कम होता है, और ये हमेशा एक नेटवर्क की फॉर्म में होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी चीज़ें स्लो चल रही हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं इस वजह से, बट मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्ट बेसिकली किस तरह की मसल्स से बना हुआ, किस तरह की मांसपेशियों से बना हुआ होता है, इसमें आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है नॉन स्ट्रेटेड मसल, एडिपोज टिश्यू, कार्डियक मसल्स एंड स्ट्रेटेड मसल्स। अगर बात की जाए हार्ट के केस की तो ये हमेशा हार्ट जो है वो किस टाइप की मसल से मिलकर बना होता है, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्डियक वर्ड जो वो बिलोंग ही करता है हार्ट से। आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट एक बीमारी होती है, हार्ट अटैक के इक्वलेंट एक डिजीज़ होती है जिसमें कोई भी पेशेंट है वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। कुछ हार्ट के 2-3 स्ट्रोक आते हैं सडनली एंड देन उसकी डेथ हो जाती है। वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो ये एक एडिशनल चीज़ थी।
तो अगर बात की जाए मसल के टाइप्स की, तो 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। पहली होती है स्केलेटल मसल्स, सेकंड होती है स्मूथ मसल्स एंड थर्ड होती है कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स तो किससे रिलेटेड है, अभी आपको बताया, ये पूरा है हार्ट से रिलेटेड। अगर इनके मेन फीचर्स की बात करी जाती है तो सबसे पहले देखते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स यानी हमारे स्केलेटन सिस्टम से जो रिलेटेड मसल्स होती हैं, यानी हमारी हड्डियों से जो चिपकी हुई मसल्स होती हैं। तो बेसिकली उनके फीचर्स क्या होते हैं, फाइबर्स की अगर बात की जाती है तो स्ट्रेटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्ट्रेटेड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटेड जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली इससे पहले हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। वॉलंटरी मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैरों की मसल्स हुई, हमारी आइज़ की मसल्स हुई, हमारी फुल बॉडी पार्ट्स में जो मतलब जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा बस चले तो हम अपने हाथ को मतलब जितना चाहें हम काम कर सकते हैं, फिर हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और यूजुअली अटैच्ड टू स्केलेटन, यानी हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, बोन सिस्टम या 206 बोन्स होती हैं अराउंड एक एडल्ट में, तो उससे ये सारी की सारी स्केलेटल मसल्स जो हैं वो चिपकी हुई रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स में नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और ये कैसी होती हैं, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जबकि अगर हम स्मूथ मसल्स की बात की जाए तो ये इसमें एक ही मसल्स होता है, मतलब एक मसल का टिश्यू होगा, उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। ओके, तो अगर हम स्ट्रेटेड मसल्स की बात करें तो ये हमेशा एक नेटवर्क की फॉर्म में होती है, मतलब एक नेटवर्क सा होगा, क्रॉस नेटवर्क होगा। फिर बेसिकली मतलब इसमें जो है मल्टी न्यूक्लियस हो गए। और यूनी न्यूक्लिएटेड में ये नॉन स्ट्रेटेड होंगे, मतलब एक सिंगल मसल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब सिंगल फाइबर की फॉर्म में होगा। इसमें किसी भी तरीके का सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। ओके, तो अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें तो बेसिकली कार्डिक मसल्स भी कैसी होती हैं, स्ट्रेटेड मसल होती हैं, यानी नेटवर्क की क्रॉस नेटवर्क की फॉर्म में होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स इन द सेंस हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, जैसे हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली बीट करता रहता है टिल आफ्टर बर्थ टू डेथ, हम कह सकते हैं टिल बिफोर आफ्टर बर्थ वॉम्ब टू टॉम, यानी गर्भ से मृत्यु तक, या ये हमारी हार्ट जो है कवर करता रहता है। यानी किस तरीके की मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड है ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट, तो ये हार्ट जो होता है वो इसकी वॉल्स को कवर किए होती हैं। और स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें, स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, जितनी भी हमारी इंटेस्टाइनल मसल्स है, स्टमक की मसल्स है, हमारी फूड पाइप हो गई, हमारा लंग्स हो गए, तो ये किस टाइप की मसल्स हो जाएंगी, स्मूथ मसल्स हो जाएंगी। ये भी कैसी है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, क्योंकि जब हम खाने को सटकते हैं, आप कॉमन सी चीज़ सोचना है कि हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, ठीक है, फिर हमको स्वॉलो कर रहे हैं, उसको सटक रहे हैं, तो हमारा फूड पाइप के थ्रू वो खाना कंटिन्यूसली नीचे जाता है। अब ये नहीं है कि मतलब हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर डाइजेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया तो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी बेसिकली ये होता क्या है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई द वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी WBC आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली WBC को हमारे शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, सोल्जर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की रक्षा करते हैं, इसी वजह से इन्हें हमारी बॉडी का सोल्जर कहा जाता है, क्योंकि हमारी ये बॉडी की रक्षा करते हैं। और रक्षा किससे करेंगे, फॉरेन बॉडीज़ से, फॉरेन बॉडीज़ यानी फॉरेन डिजीज़ से, जो भी हमें डिजीज़ होने वाली होगी, तो हमारी WBC जो होती हैं वो हमें फॉरेन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली RBCs का क्या फंक्शन होता है और WBCs का क्या होता है, प्लेटलेट्स का क्या होता है, प्लाज्मा का क्या होता है। तो अगर बात की जाए RBCs की, तो RBCs का आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, तो RBCs का साइंटिफिक नेम होता है एराइथ्रोसाइट्स। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हो तो बेसिकली RBCs का हमने अभी डिस्कस किया था कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसमें, बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी। ओके, अगर हम WBCs की बात करें तो उनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको यानी ल्यूको वर्ड ही वाइट से डिनोट करता है।
ओके, तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? डिफेंस एंड इम्यूनिटी। एंड अदर ऑर्गेनेलिज होती हैं वाइट ब्लड सेल्स में ही, जैसे बेसोफिल्स होता है, ईओसाइनोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इनको याद करके रखें तो भी अच्छी बात होगी। ओके, तो अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, जो थर्ड कंपोनेंट होता है ब्लड का, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है प्लेटलेट्स, जो विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का जमने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर हम इसी ईजी लैंग्वेज में समझें तो जब हमारे कोई भी वॉन्ड हो जाता है, घाव हो जाता है, हमारे लग जाती है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि तुरंत बाद ही वो जो ब्लीडिंग जो होती है किसी पर्टिकुलर कट पार्ट से, वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है, ठीक है। वो उस वॉन्ड के मतलब किस लेवल तक वॉन्ड हुआ है, किस लेवल तक घाव हुआ है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस खून के थक्के मतलब वहाँ पे ये बेसिकली प्लेटलेट्स जो है वो एक नेटवर्क बना देती है किसी भी घाव के ऊपर। तो इसी वजह से बेसिकली जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, स्पेशली इन केस ऑफ डेंगू, तो उसकी सबसे ज़्यादा क्या कम होती है? प्लेटलेट्स कम होती है। मतलब उसकी जो अगर उस बंदे के अगर लग जाती है तो उस केस में उसकी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और इसी वजह से जो डेंगू वाला जो पेशेंट होता है उसके नोज़ से जनरली ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, अगर ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स काउंट की बात करें तो ये 1.5 लाख से 4 लाख तक ये नॉर्मल माना जाता है। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर बात की जाए फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, तो ये बॉडी में हम जो ब्लड में जो इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 55%। एंड अदर सेलुलर एलिमेंट्स जैसे कि आपका आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ और प्लेटलेट्स हुआ, ये होते हैं 45%। अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसमें वाटर होता है। ये वाटर मतलब उसका जो सॉल्युबल जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, अपार्ट फ्रॉम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो सारा पार्ट कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो सॉल्वेंट और कैरिंग अदर सबस्टेंस, तो जितने भी सबस्टेंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको ये अपने साथ कैरी करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको सप्लाई करता है। सॉल्ट्स को कैरी करता है, जैसे कि सोडियम हुआ, आपका पोटेशियम हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच बफरिंग एंड मसल फंक्शंस। ओके, तो बेसिकली ऑस्मोटिक बिहेवियर जो ऑस्मोसिस होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, लिक्विड का पास होना बॉडी से, तो कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं ऑस्मोसिस के। पीएच बफरिंग होती है भी। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात की जाए तो फिब्रिनोजिन एंड इम्यूनोग्लोबिन होती है, और ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, इसका भी ये सिंपल हो जाएगा। अगर फिब्रिनोजिन की बात की जाए तो ये भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? हमारी इम्यूनिटी के लिए, मतलब हमारी जो रक्त प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी भी फॉरेन डिजीज़ से, किसी भी डिजीज़ से लड़ने की। ओके, तो ये क्या होगा? इम्यूनोग्लोबिन जो प्लाज्मा में एक प्लाज्मा का एक पार्ट है, जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? तो बेसिकली ब्लड प्रेशर आपने पूछा होगा कि आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो अगर इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल जो स्केल होता है वो कितना होता है? वो होता है 80/120। ओके, तो सबसे जो कम वाला होगा वो होगा 80, यानी लोएस्ट वैल्यू 80 होगी और हाईएस्ट वैल्यू 120 होगी। अगर 120 से ऊपर किसी का जा रहा है, यानी 130, 140 हो रहा है, 150 हो रहा है, तो वो पेशेंट कहलाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट। और अगर 80 से कम जा रहा है, यानी 70, 60, 40, 30, 50 ये इतना जा रहा है, तो वो पेशेंट होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। तो बेसिकली अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है। ओके, इट इज़ द प्रेशर दैट द ब्लड क्लॉट एक्सर्ट over the brain. It is the pressure the blood receives on account of faulty commands from the brain. It is the pressure that fatness or old age exert on the body's circulatory system. And the option है, it is the amount of pressure on the blood as a result of heart's pumping function and the resistance of the arterial walls. तो बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो जो हमारा हार्ट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना। और किसके थ्रू पंप करता है? आर्टरी और वेंस के थ्रू। आर्टरी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। और वेंस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो सिंपली आपने देखा होगा जो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होना और काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है ब्लड को पंप करते टाइम पे, तो ब्लड प्रेशर उसी को कहा जाता है। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मतलब जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसकी वजह से आर्टरीज और वेंस पे, या फिर जो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, उन पे किसी चैम्बर पे जो प्रेशर है ब्लड को पास आउट करने के लिए, पंप करने के लिए, वो इंक्रीज़ हो रहा है किसी रीज़न से, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ओके, तो
इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ये एक अमाउंट होता है प्रेशर का जो कि हार्ट पंप करने के दौरान क्रिएट होता है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है आपको इस सेशन पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।